हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम महेश भास्कर है। आज अपन नेक्स्ट 25 तक अपना फिनिश हो गया है। 26 से लेके 50 तक आज एक छोटी सी क्लास लेके उसमें रिवीजन कर लेंगे अपन। उसके बाद में नेक्स्ट वाली क्लास जो है वो नेक्स्ट वाली धाराओं पर अपन कर लेंगे। वहाँ से 51 से लगा के आगे 60 तक की धाराएं अपन फिनिश कर लेंगे। देखिए, एक आध दिन से क्लास थोड़ी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से क्लास डिस्टर्ब हो गई होगी। अभी आपको कंटिन्यू क्लास मिल जाएगी, ठीक है। और वैसे भी इतने लोग चाह रहे हैं कि तबीयत जल्दी ठीक हो जाए तो फिर वो हो ही जाती है तबीयत भी जल्दी ठीक, इसमें क्या बड़ी बात है। आज अपन 26 से कर लेते हैं, 26 से लगाकर, और 50 तक की धाराएं फिनिश कर लेते हैं। तो देखिए, अपन कर रहे हैं अध्याय नंबर 3, अध्याय 2, अध्याय नंबर 2। और अध्याय नंबर 2 में जो अपन धाराएं 1 से लगाकर और जो 50 तक अपन को पढ़नी है, अपने 25 तक फिनिश कर लिए हैं, 25 तक। और आई होप आपको 25 तक धाराएं याद भी हो गई होंगी। नहीं याद हुई तो उनको याद करने का प्रयास कीजिए। धारा मैं अगर रेंडम आपसे पूछूं तो धारा 3 का संबंध किससे है, अभी 5 मिनट में एक बार उनका ओवरव्यू देख लेते हैं। उसके बाद में अपन 26 से लगाकर आगे तक की सारी धाराएं कर लेंगे। तो अभी अपन ने शुरुआत धारा, अभी इतनी बार बोला गया कि आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल बैठ गया कि हाँ ये धारा इसका इससे संबंध है। एक और भी नहीं बैठा तो वापस से उसको रिवीजन कर सकते हो। देखिए, धारा 3 अपन ने पढ़ी, धारा 4 पढ़ी, धारा 5, फिर धारा 6, धारा 7, धारा 8, धारा 9, धारा 10। अब आप लोग बताइए धारा 3 का संबंध किससे है। तो धारा 3 में क्या बताया गया था, पहले धारा 1 और धारा 2। तो धारा 1 में क्या बताया गया, धारा 1 में बताया गया इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा, इसका प्रसार कहाँ कहाँ पे होगा, कहाँ कहाँ पे लागू होगा, किस डेट से लागू होगा, ये धारा 1 में बात लिखी गई है। धारा 2 में कुछ परिभाषाएं हैं जिनको छोड़ना है क्योंकि सिलेबस में ना धारा 1 है ना धारा 2 है। अब बात करते हैं धारा नंबर 3 की। धारा नंबर 3 में क्या लिखा गया है कि नगर पालिका कैसे बनाई जाएगी, अर्थात एक नई नगर पालिका उसका गठन कैसे किया जाएगा। क्योंकि नगर पालिका ही अपना पूरा सिलेबस है, तो शुरुआत नगर पालिका से ही करते हैं कि कोई क्षेत्र नगर पालिका में शामिल नहीं है तो उसको किस प्रकार से नगर पालिका में शामिल किया जा सकता है, या कोई ऐसा क्षेत्र उसको नगर पालिका से निकालना तो उसको कैसे निकाला जा सकता है, या फिर दो छोटे छोटे क्षेत्रों को मिलाकर एक बड़ी नगर पालिका का गठन किया जा सकता है, या एक बड़ी नगर पालिका को हटाकर दो नगर पालिकाएं बनाई जा सकती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसके बाद बताया था कि अगर नई नगर पालिका का गठन करना है तो जो ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रही है नगर पालिका, उस नगर पालिका की पैरेलल उसका कार्यकाल चलेगा। नए सदस्य आएंगे, उनका चुनाव 6 माह में करवाना जरूरी है। सदस्य है उनको हटा दिया जाएगा, उनके लिए कोई समय नहीं है। अगर कोई गांव है उसको पूरे को नगर पालिका गांव को ही घोषित करना है तो उसके सरपंच उप सरपंच जो वार्ड पंच है वो क्रमशः वहां पता है क्या बन जाएंगे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्य बन जाएंगे। गांव के किसी क्षेत्र को अगर नगर पालिका में शामिल करना है तो गांव के जो सदस्य हैं कौन कौन, सरपंच उप सरपंच और वार्ड पंच, ये वहां पे अतिरिक्त सदस्य कहलाएंगे। इसके बाद आपको बताया था कुछ फंड के बारे में कि फंड किस प्रकार से निहित हो जाएगा। उसके बाद धारा 4 पर बात करिए अपन ने। 4 में मैंने आपको बताया कि कुछ विशेष प्रावधान है इससे संबंधित, धारा से संबंधित, इस नगर पालिका एक्ट के उन प्रावधानों से छूट दी जा सकती है। उसके बाद बात करते हैं धारा 5 की। उसमें है नगर पालिकाओं का किस प्रकार से गठन किया जा सकता है, किस प्रकार से निगमन किया जा सकता है। तो आपको पता है कि एक संक्रमणशील क्षेत्र होता है, उसके बाद में एक नगरीय क्षेत्र होता है और उसके बाद में एक बड़ा क्षेत्र होता है। तो संक्रमण क्षेत्रों में नगर पालिका बनेगी और जो थोड़े से बड़े जो क्षेत्र हैं जिसमें नगरीय जो एरियाज हैं, एक्टिविटीज होती है, वहां पे नगर पालिका परिषद का गठन होगा और बड़े जो नगर वहां पे नगर निगम बन जाएगा। उसके बाद में 6-7 अगर नहीं देखेंगे चलेगा, 7 अगर 7 में पदावधि लिखा गया है। कितनी पदावधि होगी आपको पता, 5 वर्ष की होगी। और इससे पहले अगर भंग हो जाती है तो नए चुनाव शेष कार्यकाल के लिए करवाए जाएंगे। 8 में लिखा हुआ था कि इनके अध्यक्षों के माध्यम से शासन किया जाएगा। 9 में लिखा हुआ था कि किस प्रकार से वार्ड बनेंगे। 10 में लिखा कि वार्ड का अवधारण कैसे होगा, राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। उत्तर पश्चिम सीमा कौन से वार्ड का अवधारण होगा। उसके बाद में 11 में लिखा गया था कि नगर पालिका के लिए किस प्रकार से निर्वाचन होगा, नगर पालिका के लिए निर्वाचन होगा। निर्वाचन किसके द्वारा किया जाएगा, निर्वाचन की अधिसूचना किसके द्वारा निकाली जाएगी, निर्वाचन नामावलियां तैयार करने संबंधित बात है। 12 में था कि किस प्रकार से इनके कृत्यों का प्रत्यायोजन किया जा सकता है, प्रत्यायोजन कौन करेगा,
किस किस को किया जा सकता है, उप निर्वाचन आयुक्त को किया जा सकता है, निर्वाचन सचिव को किया जा सकता है। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो आपको पता है कि इनकी नियुक्ति इलेक्शन कमीशन करेंगे, किसकी कंसल्ट करने के बाद में, स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करने के बाद में। उसके बाद में 13 में लिखा हुआ था कि किस प्रकार से निर्वाचन नामावलियां तैयार की जाएंगी, निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी के द्वारा निर्वाचन नामावली तैयार की जाएगी। उम्र इसके लिए 18 वर्ष चाहिए, मामूली तौर पर निवासी होना चाहिए। उसके बाद में धारा 14 में लिखा हुआ कि किस प्रकार से निर्वाचन की अयोग्यताएं होती हैं, अयोग्यताओं पर अपने बात कर ली थी। उसके बाद में 15 में मिथ्या घोषणा के बारे में पढ़ने बात की, किस प्रकार से मिथ्या घोषणा होती है। फिर 2 धाराओं का संबंध है वो 2 अधिकारियों से है। 16 में अधिकारी लिखे हैं निर्वाचन अधिकारी और 17 में जिला निर्वाचन अधिकारी लिखे गए हैं। इसके बाद में आपको पता है कि 18 में स्थानीय पदाधिकारियों को कर्मचारियों की उपलब्धता के बारे में था और 19 में लिखा गया था कि ऐसे कर्मचारी चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे। धारा 20 का संबंध यह था कि अगर कोई कार्मिक है वो काम करते समय अगर उनके संधीय जो पदीय कर्तव्य हैं, अगर पदीय कर्तव्य ठीक से नहीं करते तो उनकी सजा का प्रावधान था। उसके बाद में धारा 21 में कुछ योग्यताएं थी, धारा 21 के में कुछ विशेष योग्यताएं थी। धारा 22 में लिखा गया था कि जो 2 स्थान है वहां से चुनाव आप नहीं लड़ सकते, आप फॉर्म भर सकते हैं, पर जिस दिन फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी उसके लास्ट फॉर्म वापस लेने की 3 तारीख को आप वापस से अपना नाम ले सकते हैं, अगर नहीं लिया तो शून्य घोषित किया जाएगा। 23 में लिखा गया था कि जो यान और ध्वनि विस्तारक हैं उन पर निर्बंधन है। 24 में लिखा गया था कि किस प्रकार से निर्वाचन के अपराधों के बारे में निर्वाचन संबंधित अयोग्यता के बारे में बात करी थी। 25 में फिर आपको निर्वाचन के बारे में बात थी और अब 26 में जो बात करने वाले हैं वो निर्वाचन में मत देने की रीति, यहाँ से अपन शुरुआत करने वाले हैं। तो देखिए हार्डली 7 मिनट की क्लास में अपन ने 25 तक याद कर ली। मल्टीपली याद करते हैं इनको तो ये 1 घंटे में कंप्लीट धारा भी याद हो सकती है अपने। अब बात करते हैं धारा 26 की। धारा 26, धारा 26 है मतदान, मत करने की रीति, मत करने की रीति। आप लोगों को याद है किस प्रकार से मत किया जाएगा। अब आप बहुत इसको यूजुलाइज करना, पिछली क्लास में बताया था कि अगर कोई वोट देने जाता है तो कितने प्रकार से वोट दे सकता है। आपको पता है 2 प्रकार से वोट दिए जा सकते हैं। या तो कोई वोट देंगे वो सिंपल बैलेट पेपर पर देंगे, इस प्रकार होगा, उस पर आप ठप्पा लगाएं और मतपेटी में मत डाल दें। दूसरा ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, आपने देखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से वोट डाला जा सकता है। आप क्वेश्चन ये पूछे कि धारा 26 के तहत स्थानीय निकायों में चुनाव की कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसमें ईवीएम प्रक्रिया अपनाई जाएगी या फिर मतपत्र, तो आपको याद रखना दोनों ही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ठीक है, कोशिश एक जो बुक अपनी ऑब्जेक्टिव आ रही है उसमें कोशिश ये की गई है कि प्रत्येक धारा से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है ऑब्जेक्टिव, वो क्वेश्चन बनाया गया है, उसका नीचे डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है। इतना करने के बाद अगर आप उन क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हो तो उसके बाद मुझे लगता नहीं कि कोई नया क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर। तो आपको एक अभी 10 दिन के अंदर अंदर आपको वो मिल जाएगी मार्केट में और अच्छी डिटेल से वो किताब होगी, उसको आप एक बार देख लीजिए, अच्छी किताब है। अगर आपको ठीक लगे आप उसको ले भी सकते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि प्रोक्सी वोट नहीं डाला जाएगा। प्रोक्सी वोट, प्रोक्सी वोट का मतलब ये होता है जैसे अपन ने बात करी कि एक कोई व्यक्ति है जो आर्मी में है और वो अपनी जगह कोई दूसरे से मत नहीं डलवा सकते, तो मत देने की रीति क्या क्या हो सकती है दिमाग में रखिए। धारा 26 में मत देने की रीति है और मत कितने प्रकार से दिए जा सकते हैं, 2 प्रकार से, या तो आप ठप्पा लगा के सामान्य बैलेट पेपर से या फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से आप मत डाल सकते हैं। उसके बाद में प्रोक्सी वोट नहीं दिया जाएगा और उसके बाद में 2 वोट हैं वो भी नहीं डाल सकते। अगर आपने किसी 2 कैंडिडेट को 2 वोट डाल दिए, एक पर भी ठप्पा लगा दिया फिर और डाल दिया तो आपका मत 0 मान लिया जाएगा, जो कि व्यवहारिक बात भी है। 27 में मैंने आपको ऐसे याद करवाया था 27 में कि वोट होते हैं वो 5 साल के लिए होते हैं, पर हो सकता है कि बीच में ही या तो सदस्य की डेथ हो जाए या सदस्य त्यागपत्र दे दें या फिर उनको हटा दिया जाए, तो ऐसा संभव है कि वापस चुनाव करवाने पड़ेंगे। तो ये धारा 27 की है
तो आपको बार बार सताएंगे वोट डालने के लिए कि आप वोट डालने वापस जाओ, क्योंकि पहले सदस्य का कार्यकाल तो पूरा हो गया या फिर जो भी हो गया। तो 27 में है आकस्मिक रिक्तियां किस प्रकार से भरी जाएंगी। आकस्मिक रिक्तियां, आकस्मिक रिक्तियां किस प्रकार भरी जाएंगी, किस प्रकार भरी जाएंगी। देखिए ये अपनी क्लास है, ये केवल रिवीजन की क्लास है। आप जो भी कुछ क्लास देख रहे हैं और आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी है डिटेल से, वो क्लास देखेंगे तो रिवीजन की क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, अदरवाइज तो हेल्पफुल होगी नहीं है। आकस्मिक रिक्तियां किस प्रकार से भरी जाएंगी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आकस्मिक रिक्तियां उप निर्वाचन के माध्यम से भरी जाती है। पहली बात तो कौन से उप निर्वाचन, एक तो होता निर्वाचन और एक होता उप निर्वाचन। तो आकस्मिक रिक्तियां कैसे भरेंगे, पहला क्वेश्चन ये है, तो आप बताना सर उप निर्वाचन के माध्यम से भरी जाएंगी। दूसरी बात है कि मान लेते हैं कि किसी नगर पालिका कार्यकाल 5 वर्ष था पर समय से पहले भंग हो गई या वॉटेवर कोई भी कंडीशन हो गई, तो फिर जो नई नगर पालिका का गठन होगा वो, जैसे मान लेते हैं कि 5 साल के लिए नगर पालिका बनी थी, वो 2 ही साल काम कर पाई फिर भंग हो गई, तो नई नगर पालिका वो 3 वर्ष के लिए आएगी। अब पास में आ गया ना, ऐसा नहीं कि नई नगर पालिका पूरे 5 साल के लिए आ जाएगी। अगली बात, मान लेते हैं कि कोई आरक्षित सीट थी, अर्थात किसी एसटी के उम्मीदवार वहां पे अध्यक्ष थे नगर पालिका में, उनकी डेथ हो गई, तो फिर जो नए अध्यक्ष बनाए जाएंगे वो एसटी के ही बनाए जाएंगे और शेष कार्यकाल के लिए बनाए जाएंगे। ये बात किस में लिखी गई है, ये बात 27 में लिखी गई है। अब बात करते हैं 28 की, 28 में। 28 का तो काफी आसान, आपको याद रखना, 28 में अपनी बात करी थी निर्वाचन अपराधों के बारे में। निर्वाचन अपराध, ठीक है। निर्वाचन अपराध क्या क्या होंगे, निर्वाचन अपराध, निर्वाचन अपराध का मतलब ये है कि आरपीए, जो आपको याद नहीं करना, आईएएस के सिलेबस में ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल जो एक्ट बनाया गया है आरपीए, उसमें कुछ निर्वाचन अपराधों के बारे में याद की डिटेल लिखी गई है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना कि 28 का संबंध निर्वाचन के अपराधों से संबंधित है, ठीक। अब बात करते हैं 29 की, 29 की धारा 29। भ्रष्ट आचरण, जैसे मैंने इसको ऐसे याद किया था कि इधर 2 है इधर 9 है, तो दोनों बनते हैं। जब भी आप क्लास में पढ़ते हैं, टीचर आते हैं और अब 2 स्टूडेंट बात करते हुए मिल जाते हैं, तो टीचर दोनों को खड़ा कर लेते हैं, कहते हैं आप दोनों ने भ्रष्ट आचरण किया है, तो दोनों ने भ्रष्ट आचरण किया है, तो दोनों का संबंध भ्रष्ट आचरण से है। पहली बात तो याद रखनी है। दूसरी बात कि भ्रष्ट आचरण होता क्या क्या है, तो इसमें कई सारी कैटेगरी भ्रष्ट आचरण के बारे में लिखी गई हैं। इसमें यह लिखा गया है कि अगर आप रिश्वत लेते हैं, रिश्वत देते हैं, दूसरा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर आप वोट मांगते हैं, या किसी देवी देवताओं के धार्मिक प्रतीक चिन्हों के आधार पर आप वोट मांगते हैं, या किसी व्यक्ति को सामाजिक बहिष्कार की धमकी देते हैं, या आप जो सरकारी कार्मिक हैं उनका आप दुरुपयोग करते हैं, सरकारी अधिकारियों का, कर्मचारियों का, सशस्त्र बल के कार्मिकों का दुरुपयोग, मतलब उनसे यूज कर लेना। जो भी कोई वोट देने आता है, एक वोट जब पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जिनको वोट डालना नहीं आता, जैसे उनकी उम्र ज्यादा है या कैसे भी, या तो उनके साथ कोई साथ जाता नहीं जाता तो कहते हैं कि मेरा वोट डलवाओ। अब वहां पे जो पुलिस की और जो टीचर्स की ड्यूटी लगी होती है, वो जाके वोट डलवा के आते हैं उनको। अब वो जहां चाहे वहां ठप्पा लगा सकते हैं, ऐसा संभव तो है ही, उसमें क्या बड़ी बात है। तो इसमें यह लिखा गया है कि ये अपने आप में एक भ्रष्ट आचरण, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो। बात समझ में आ गई। उसके बाद में आपको याद रखना है कि अगर कोई सती प्रथा को गौरवान्वित करता है, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे परिवार में कोई पहले कभी कोई सती हुआ था इन द सेंस महिला, और अगर आज मैं ये कहूं कि वो उस समय सती हुए थे और देखो हमने तो पूरे समाज को अच्छा फील करवाया था, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप उस आधार पर वोट नहीं मांग सकते। अगर वोट मांगा आपने तो फिर आपका निर्वाचन है वो रद्द किया जा सकता है। ये भ्रष्ट आचरण है। यहां तक आप समझ आ गई। तो धारा 26 में निर्वाचन में मत देने की रीति है। कैसे मत दिया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना साहब, मत है वो मतपत्र के माध्यम से या ईवीएम के माध्यम से दिया जाएगा। प्रोक्सी वोटिंग वहां पे अलाउड नहीं है, वो आप नहीं कर सकते।
उसके बाद में धारा 27 में आपको याद रखना है कि आकस्मिक रिक्तियां किस प्रकार से भरी जाएंगी। तो याद रखना कि उप निर्वाचन के माध्यम से भरी जाएंगी, शेष कार्यकाल के लिए भरी जाएंगी, और जिस कैटेगरी का उम्मीदवार है आरक्षित सीट है तो आरक्षित सीट पे ही लाया जाएगा। 28 में निर्वाचन के अपराधों के बारे में लिखा गया है कि निर्वाचन के अपराध क्या क्या होंगे, वो आपको भी पढ़ने नहीं है क्योंकि वो आरपीए में है, सेक्शन लिखे गए हैं। धारा 29 में भ्रष्ट आचरण के बारे में लिखा गया है। भ्रष्ट आचरण के बारे में आपसे एग्जाम में ऑप्शन आए तो आप टिक करके आ जाएंगे कि साहब भ्रष्ट आचरण क्या क्या हो सकता है। यही सामाजिक बहिष्कार हो सकता है, धार्मिक निंदा हो सकती है, धार्मिक चिन्हों के आधार पर वोट मांगना, सत्य प्रथा को गौरवान्वित करना, धर्म मूलवन जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर वोट मांगना, इसके साथ ही सशस्त्र बल के कार्मिकों का दुरुपयोग करना भी अपने आप में भ्रष्ट आचरण है। अब बात करते 30 की, 30 की, धारा 30। देखिए धारा 30 में अपने एक चीज सीखी थी कि दो प्रकार की बातें होती हैं। एक तो होता है चुनाव, निर्वाचन के पहले की बात, और दूसरी होती है निर्वाचन के बाद। जैसे चुनाव के पहले, चुनाव के पहले निर्वाचन आयोग को चुनाव के लिए अधिसूचना भी जारी करनी पड़ती है, कौन सा निर्वाचन क्षेत्र किसके अंडर में आएगा वो भी डिसाइड करना पड़ता है, अर्थात परिसीमन भी करना पड़ता है। इसके बाद में वोटर लिस्ट भी तैयार करनी पड़ती है। अब ये सारी जो काम करता है, ये तैयारियां मान लो, ये जो निर्वाचन की तैयारियां हैं, निर्वाचन करने से पहले की तैयारी, इस तैयारी को आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते, ऐसे याद रखने। इसको आप कोर्ट में चले नहीं कर सकते। आप ये कतई ही नहीं कह सकते कि निर्वाचन से पहले की, अब ये जो निर्वाचन का क्षेत्र ये इसके अंडर में आया हुआ है, अर्थात आपका जयपुर का कोई क्षेत्र है और वो हो सकता है सीकर के अंडर में दे दिया जाए निर्वाचन के पर्पज से, तो आप उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं करेंगे साहब ये हमारा जो सीकर का जयपुर का एरिया था ये तो जयपुर के नीचे ही रहना चाहिए, जयपुर की कॉन्स्टिट्यूएंसी के नीचे ही रहना चाहिए, ये तो बाहर कैसे दे दिया। ये बात लिखी गई है धारा 30 में। बहुत मोटी सी भाषा में समझाऊं तो ऐसे याद रखना कि अगर कोई चुनाव से पहले की चुनाव आयोग जो भी तैयारियां करता है उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। बस ये बात 30 में लिखी गई है। और याद कैसे करेंगे, 3 क्या की क्या लगा हुआ है, 0 लगा हुआ है, तो आप इतना याद रखेंगे कि कोर्ट को इस मामले में 0 किया गया है। बात समझ में आ गई। अर्थात निर्वाचन से पहले की कोई भी, देखो निर्वाचन के बाद वाला चैलेंज हो सकता है, बाद वाला से चैलेंज होगा, मान लेते हैं कि चुनाव में भ्रष्टाचार हुआ है, मान लेते चुनाव में रिश्वत ली है, रिश्वत दी है, जो भी कुछ काम हुए हैं, तो निर्वाचन के जो बाद की स्थिति है वो चैलेंज हो सकती है। अर्थात मान लेते कोई गलत तरीके से उम्मीदवार खड़ा हुआ है, किसी ने गलत तरीके से वोट मांगे हैं, तो वो आप कोर्ट में ले जा सकते हैं। पर चुनाव के पहले की बात कोर्ट में नहीं जाएगी। ये किस में लिखा गया, 30 में। चुनाव के बाद की कोई चीज कोर्ट में जाएगी, कहां पे लिखा गया, 31 में। 31 में एक डंडा आ रहा है लास्ट में, इसका मतलब न्यायालय आपके गले में डंडा लगा देगा अगर आपने गलत तरीके से कोई काम किया। तो क्लियर हो गया। तो 31 में निर्वाचन की याचिका लिखी गई है। तो 30 आपके समझ में आ गया। 29 में भ्रष्टाचार था, 28 में निर्वाचन का अपराध था, 27 में आकस्मिक रिक्तियां हैं, 26 में निर्वाचन की प्रक्रिया रीति है। अब बात करते हैं 31 की। यहां से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। धारा 31, अभी तक जो 4-5 धाराएं, इसमें से जो अगर अंदर से जाके आपको क्वेश्चन बताऊं तो एक तो ये आ सकता है कि प्रोक्सी वोट पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, तो आप कहना प्रोक्सी वोट नहीं पढ़ सकते, ये बात 26 में लिखी गई है। एक आपको पूछ सकता है कि आकस्मिक रिक्तियां निम्नलिखित में किस तरीके से भरी जाएंगी, उप निर्वाचन के माध्यम से, निर्वाचन के माध्यम से, सहायक निर्वाचन के माध्यम से, इनमें से कोई नहीं, तो ये उप निर्वाचन के माध्यम से भरी जाएंगी। अगला जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि अगर किसी चुनाव से संबंधित कोई भी अधिसूचना है या फिर निर्वाचन लिस्ट है, इनको न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, तो आप कहना नहीं किया जा सकता। ये बात किस में लिखी गई है, 30 में लिखी गई है। अब बात करते हैं 31, 31 में। 31 में निर्वाचन की याचिका के बारे में बात है, निर्वाचन याचिका।
निर्वाचन याचिका। अब आपको ध्यान रखना सबसे पहले निर्वाचन याचिका लगाई कहां पे जाएगी। तो निर्वाचन याचिका आपको पता है कि देखिए याचिका का मतलब होता है रीट लगाना। ये एक तो होता है रीट जो तो एग्जाम है, और एक होता है रिट, WRIT, रिट का मतलब होता है याचिका। और याचिका का सीधा सा मतलब ये होता है कि आप कोई एक एप्लीकेशन ले जाके कोर्ट में दे देते हो, साहब ये गलत तरीके से चुनाव करवाया गया, आप इसको या तो रद्द कीजिए या कोई आप निर्णय लीजिए, इसको निर्वाचन की याचिका बोलते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, निर्वाचन की याचिका है वो चुनाव के पहले लगा सकते हैं, चुनाव के बाद लगाई जाएगी? हाँ, चुनाव के पहले वाली कोई याचिका नहीं लगा सकते, क्योंकि अभी तो चुनाव हो रहा है। चुनाव में कोई गड़बड़ी हुई है तो वो आप 31 के तहत याचिका लगा सकते हैं। ये 31 में लिखी गई है, बात समझ में आ गई। अब निर्वाचन की याचिका लगाई कितने दिनों में जा सकती है? जैसे मान लेते हैं कि चुनाव हुआ 2015 में, तो क्या अब आप लगा सकते हैं क्या निर्वाचन की याचिका? बताइए। ऐसा तो कैसे लगा सकते हैं कि 2015 में चुनाव, आज 5-6 साल की 7 साल की बात हो गई? नहीं, इसके लिए एक समयावधि है, वो है कि आप 1 माह में लगा सकते हैं। इधर याद रखिए, इधर एक डंडा आ रहा है, इधर एक डंडा है, ये 31 में क्या है, एक डंडा है, मतलब कोर्ट में डंडा, कोर्ट आपके गले में डंडा लगा सकता है। और आप कितने दिन में जा सकते हैं? तो 1 माह में। ये क्वेश्चन आ सकता है 1 माह में। क्वेश्चन क्या बनेगा वो लिख लेते हैं। 1 माह में क्वेश्चन बनेगा निर्वाचन, ऐसे धारा 31 के तहत लिखिए क्वेश्चन, धारा 31 के तहत ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको धारावाहिक जो बुक है उसी से आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सोल्व करवाने का मैं प्रयास करूंगा। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, विथ एक्सप्लेन आपको करवा दी जाएंगे। धारा 31 के तहत निर्वाचन याचिका न्यायालय में कितने समय में दाखिल की जा सकती है? दाखिल की जा सकती है। मान लेते कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया और इसमें ऑप्शन है 1 माह हो, एक में 6 माह हो, एक में 9 माह हो, एक में 1 वर्ष हो। तो एग्जाम में क्या होता है कि इतना प्रेशर होता है कि वो एक ही दिख के 1 वर्ष कर देते हैं, जबकि इधर देखिए 1 वर्ष और 1 माह में अंतर, आप इसको अंतर को समझिए। आसान क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 वर्ष लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 माह। एग्जामिनर इतने इंटेलिजेंट जरूर होते हैं कि वो पहले ऑप्शन में आपको 1 वर्ष देते हैं, 1 वर्ष, और ये वर्ष पता नहीं एग्जाम में क्यों नहीं दिखता है, केवल 1 दिखता है, इसको टिक कर देते हैं। ऐसी गलती आप नहीं करेंगे, मुझे पता है। बात समझ में आ गई। तो निर्वाचन की जो याचिका है, निर्वाचन की याचिका वो आप 1 माह में लगा सकते हैं, 1 मंथ का ड्यूरेशन का टाइम है। बात समझ में आ गई। इसके बाद बात करते हैं धारा 32 की। 31 समझ में आ गया होगा। 31 में इतना याद रखना कि आप कोर्ट में जा सकते हैं अगर चुनाव गलत तरीके से हुआ, और कितने दिन में? 1 माह में। अब बात करते हैं नेक्स्ट, धारा 32। देखिए 32 में लास्ट में 2 आ रहा है, और आप थोड़ा सा पॉलिटी में मैंने आपको बताया है कि भारत में जो जुडिशियरी का सिस्टम है, जुडिशियरी वो 3 प्रकार की है। नीचे जो लोअर्स कोर्ट होते हैं, ऊपर हाई कोर्ट होते हैं, और उससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होते हैं। देखिए पॉलिटी वाली क्लास में, न्यायालय वाले में अच्छे से विस्तार से बताया है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो अब मैं एडवर्टीजमेंट तो मेरा कर नहीं सकता, वो तो आप ये क्लास देख के आपको पता लग गया होगा कि हाँ बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया होगा पॉलिटी भी। इसी चैनल पर जो प्लेलिस्ट है उसमें पॉलिटी की क्लासेस पढ़ी है सारी, आप उनको प्लीज देख लीजिए। प्लीज वर्ड यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब उसमें कुछ अलग तरीके से करवाया हुआ है, ठीक है। आगे आपकी मर्जी, आप समझदार हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट भारत में इस प्रकार का जुडिशियरी का सिस्टम है जिसे इंटीग्रेटेड जुडिशियरी बोलते हैं, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था बोलते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च स्तर पर होता है। अगर आप लोअर कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय के फैसले से खुश नहीं तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट से खुश नहीं तो यू कैन अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अब पर ऐसा नहीं कि हर मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट या लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वो न्यायालय में अपने पढ़ा अच्छे से। 32 में ये लिखा गया है, और 32 को अगर कुछ थोड़ा सा हल्का सा याद कर रहे हो तो अपने मूल अधिकार दिए गए हैं। उसमें 6 प्रकार की याचिकाएं हैं, 6 प्रकार की रिट,
6 बोल रहा हूँ, 5 नहीं बोल रहा हूँ, 6 प्रकार की जो रीट होती है, तो 32 के तहत जो भी 5 प्रकार की रीट है वो जा सकती है, और 226 के तहत 6 प्रकार की रीट है वो जा सकती है। तो रीट वाला संबंध 32 से ही है, तो यहां से याद रख लेंगे कि अगर आप जिला न्यायालय के फैसले से खुश नहीं है तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ये बात किस में लिखी गई है? 32 में लिखी गई है। इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं कि जिला न्यायालय ने फैसला दिया कि साहब ये उम्मीदवार का चुनाव रद्द करना चाहिए, और आप उससे खुश नहीं, तो आप कहां पे जा सकते हैं? हाई कोर्ट में। अर्थात आप दूसरे कोर्ट में जा सकते हैं, 2 लास्ट में आ रहा है, दूसरे कोर्ट में आप अप्रोच कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए देखिए, इसका मतलब हाई कोर्ट के फैसले को आप कहां पे चैलेंज कर सकते, लोअर कोर्ट के फैसले को आप कहां पे ले जा सकते हैं? हाई कोर्ट में। तो ऐसे लिखिए, धारा 32, धारा 32 लिखिए। इसमें अपील वर्ड आप लिख सकते हैं, अपील। और अपील किसकी होगी? जिला न्यायालय की। और जिला न्यायालय की अपील कहां पे कर सकते हैं आप? हाई कोर्ट में कर सकते हैं। उच्च न्यायालय में आप जिला न्यायालय की अपील आप कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं साहब आज निर्णय है तो आप 5 साल बाद करेंगे, इसके लिए भी समय वो केवल 30 दिन लिखा गया है। मतलब आप 1 माह में चाहें तो अप्रोच करेंगे। जिला न्यायालय के फैसले से आप खुश नहीं है तो हाईकोर्ट में कितने दिन में? 30 दिन में आप जाएंगे। बात समझ में आ गई? आज हो सकता है कि आपको उतनी एफिशिएंसी नहीं लगे, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक है नहीं, इसलिए थोड़ा सा आप मैनेज कीजिए। 30 डेज में आप कहां से कहां तक जा सकते हैं? जिला न्यायालय से आप हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट में आप याचिका लगा सकते हैं। पर मान लेते हैं कि जिला न्यायालय ने फैसला दिया और कोई और इश्यू हो गया, ये भी लिखा गया इसमें, तो आप 30 दिन में नहीं जा पाए, तो अगर कोई विशेष कारण है तो आप 30 दिन बाद भी वहां पे अपील आप कर सकते हैं हाई कोर्ट में। क्लियर हो गया? चलिए, ये हो गया 32। 31 में क्या था? जिला न्यायालय। जिला न्यायालय में आप जा सकते हैं, 1 माह में जा सकते हैं, और जिला न्यायालय के फैसले से आप खुश नहीं है तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट में जाने के लिए आर्टिकल 32 लिखा गया है, और कितने दिन में जा सकते हैं? 30 दिन में जा सकते हैं, पर विशेष कारण है तो 30 दिन के बाद भी आप जा सकते हैं। अब इमेजिन कीजिए अपन हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो ए नाम की नगर पालिका है, इसमें जो 20 सदस्य हैं, इनमें से 15 सदस्यों ने गलत तरीके से चुनाव किया है, या मान लेते हैं कि 20 के 20 ने गलत तरीके से भ्रष्ट आचरण करके चुनाव लड़ा है। इसका मतलब 20 के 20 क्या हो गए? अयोग्य घोषित हो गए, अर्थात ये लायक नहीं है सदस्य बने रहने के। इसका मतलब पूरी नगर पालिका ही खाली हो गई अपनी। तो अब नगर पालिका खाली हो गई तो इस खाली नगर पालिका का क्या करें रख के? तो धारा 33 में यह लिखा गया कि अगर न्यायालय ने लगभग सभी उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया है, उम्मीदवार नहीं सभी सदस्यों को अयोग्य घोषित किया है, तो फिर उस समय में राज्य सरकार उस नगर पालिका को भंग कर देगी। यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल सकता है, आपसे पूछा जाएगा कि अगर सभी सदस्यों को अपास्त कर दिया जाता है, अपास्त वर्ड यूज किया गया है 32 के बाद, अपन 33 को अच्छे समझते हैं। अगर सभी सदस्यों को अपास्त कर दिया है, अयोग्य घोषित कर दिया, तो क्या किया जाएगा? तो आप कहना नगर पालिका को भंग कर दिया जाएगा। यहां तक तो ठीक है। अब यहां से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, नगर पालिका को भंग किसके द्वारा किया जाएगा? तो आपको कहना राज्य सरकार भंग करेगी। और दूसरा क्वेश्चन, अगर सभी सदस्यों का निर्वाचन रद्द हो जाता है तो राज्य सरकार नगर पालिका को भंग करती है। ये किस धारा में लिखा गया है? 33। बात समझ में आ गया? इसकी हेडिंग क्या है? समझ तो गए होंगे आप। इसकी हेडिंग लिखते हैं, धारा 33 क्या लिखा गया था? 33 में सभी सदस्यों का निर्वाचन अपास्त होने की स्थिति में
इसका मतलब ये है कि अगर सभी सदस्यों का निर्वाचन अपास्त हो गया, अपास्त वर्ड यूज किया गया, अपास्त, और अपास्त को यहाँ पे आप देखिए खारिज होना, अर्थात सभी सदस्यों का निर्वाचन अगर अपास्त हो गया तो फिर है राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर देंगे, नगर पालिका को भंग कर देगी। ये स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे आपको राज्यपाल ऑप्शन मिल सकता है, जिला कलेक्टर ऑप्शन मिलता है, निर्वाचन आयोग ऑप्शन मिल सकता है, या फिर कोई अन्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त ऑप्शन मिल सकता है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपको 33 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन इस पर ऐसे बनेगा कि धारा 33 के तहत, वो धारा 33 के तहत भी नहीं पूछेगा, धारा 33 के उपबंधों के अंतर्गत सभी सदस्यों का निर्वाचन अपास्त होने की स्थिति में फिर ए ऑप्शन, राज्य सरकार नगर पालिका भंग कर देगी। दूसरा, राज्यपाल नगर पालिका भंग कर देंगे। चुनाव आयोग नई नगर पालिका का गठन कर देंगे। इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या ध्यान रखना है सब इसमें। और यहां भी आप गड़बड़ नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम में राज्य सेम सा ही दिखता, पता नहीं गड़बड़ हो जाती है। तो आप याद रखना कि राज्यपाल है वो नहीं करेंगे, राज्य सरकार है वो क्या कर देंगे, भंग कर देंगे। बात समझ में आ गई। ये होगी आपकी धारा 33। क्वेश्चन को चाहो तो आप उतार सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं उतार सकते। अब मान लेते हैं कि आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि चुनाव अगर हुआ है और चुनाव में कोई गड़बड़ी हुई है तो क्या मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है क्या? आपको ऐसा क्वेश्चन अगर पूछे एग्जाम में, क्या मामला सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है? नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें साफ साफ लिख दिया। ऐसे फिर हर पंचायतों के मामले, नगर पालिकाओं के मामले सुप्रीम कोर्ट जाने लग गए तो सुप्रीम कोर्ट पे वैसे ही कई लाख केस पेंडिंग पड़े हैं भी एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा, या तो जिला न्यायालय में रहेगा या राज्य के हाई कोर्ट तक लास्ट जा सकता है। मुझे बात कैसे पता? मुझे बात पता है क्योंकि धारा 34 है उसमें ऐसा लिखा गया है। अब आपके भी याद हो गया होगा। तो धारा 34, धारा 34 ये हेडिंग लिखिए, धारा 34 आदेश व विनिश्चय की अंतिमता। बस इसको बनाया थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें अगर सिंपल भाषा में समझना तो ऐसा समझना कि मान लेते हैं एक ए मामला था, एक बी मामला था। ए मामला गया जिला न्यायालय में और जिला न्यायालय से खुश नहीं हुए तो गए हाई कोर्ट में। बी वाले जिला न्यायालय तक ही खुश हो गए, या हाई कोर्ट में नहीं गए कि ठीक है फैसला मान लिया। तो ये लिखा गया है कि जो कोई भी हाई कोर्ट तक अपील करते हैं तो वहां पे हाई कोर्ट का मामला, हाई कोर्ट का निर्णय अंतिम होगा। और अगर कोई हाई कोर्ट में अपील नहीं करते हैं और जिला न्यायालय तक ही रह जाते हैं, उस समय जिला न्यायालय का जो फैसला है वो अंतिम होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। ये बात किस में लिखी गई है? 34 में। तो आपसे यहां भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ऐसा पूछा जा सकता है कि जो निर्वाचन संबंधी जो याचिकाएं होती हैं वो अंतिम रूप से किस न्यायालय का फैसला एप्लीकेबल होगा? तो वहां पे आपको उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट याद रखना। अंतिम तो फिर हाई कोर्ट होगा। बात समझ में आ गई? ये बात किस में लिखी गई है कि जिला न्यायालय कोमा उच्च न्यायालय, इनके जो फैसले हैं, इनके जो विनिश्चय हैं वो अंतिम होंगे। ये बात किस में लिखी गई है? ये 34 धारा 34 में लिखी गई। आई होप आपके क्लियर हो गया होगा।
ठीक, ये धारा 34 की बात है। अब बात करते हैं धारा 35 में, धारा 35 में। अब मान लेते हैं किसी का निर्वाचन रद्द हो गया, किसी ने भ्रष्ट आचरण किया, किसी ने कोई और इस प्रकार के निर्वाचन अपराध किए, तो उससे संबंधित उनके जो दंड हैं, पेनल्टीज हैं, अयोग्यताएं हैं, वो कहां पे लगेंगी? वो जस्ट अगले में ही लगेंगी। तो ये 35 में लिखा गया, 35 में निर्हरताएं अर्थात अयोग्यताएं। मिटा दें इनको, चलो 35। धारा 35, धारा 35 में आपको याद रखना है कि मान लेते हैं कि अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर किसी ने भ्रष्ट तरीके से चुनाव भी लड़ा और पता भी चल गया न्यायालय को, न्यायालय ने उसका चुनाव भी रद्द कर दिया, तो वहां तक ही सीमित रखेंगे क्या? नहीं, 6 वर्ष का चुनाव का आगे चुनाव लड़ने पर बैन लग जाता है। ये बात कहां पे लिखी गई है? ये बात 35 में लिखी गई है। 35 में क्या लिखा गया है? 6 वर्ष तक बैन लग जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए तो एक सेकेंड, तो धारा 35 में ये बात लिखी गई है कि अगर किसी को 28 और 29, 28 में क्या थे? निर्वाचन के अपराध थे, 29 में क्या था? भ्रष्ट आचरण था। उस आधार पर किसी को अयोग्य घोषित कर दिया जाए, निर्योग्य घोषित कर दिया जाए, तो फिर उस पर चुनाव के लिए जो बैन हो कितने समय तक रहेगा? 6 वर्ष तक। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अगर किसी सदस्य पर धारा 28 और धारा 29, ऐसा क्वेश्चन बनेगा, अगर किसी सदस्य को क्लास, देखिए मुझे ये डर लगता रहता है कि क्लास कहीं बहुत ज्यादा लंबी तो नहीं हो जाएगी, आप लोग बोर हो जाते होंगे, इसलिए ये क्लास मैं सोचता हूँ छोटी रखें। अगर किसी सदस्य को, अब आप यही सोच रहे हैं ना ना हम तो बिल्कुल बोर नहीं हो रहे हैं, 4 घंटे पढ़ा दो, यही नीचे कमेंट आएंगे, सर आप लंबी क्लास चलाओ, भले हम तो बिल्कुल बोर नहीं हो रहे हैं। अगर किसी सदस्य को धारा 28 व 29 के तहत निर्योग्य घोषित किया जाता है, तो चुनाव प्रतिबंध होगा। कितने दिनों का चुनाव प्रतिबंध होगा? ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 10 वर्ष, डी 1 वर्ष। बताइए, ये क्वेश्चन बनेगा धारा 35 से बनेगा तो, अदरवाइज नहीं बनेगा। ये बनेगा कि अगर किसी सदस्य को धारा 28 और 29, 28 में क्या था थोड़ा सा याद कीजिए, निर्वाचन का अपराध, और 29 में था भ्रष्ट आचरण। अगर किसी ने ये कुछ किया है तो चुनाव का प्रतिबंध, कि अब वो कितने साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता? उत्तर आपको करके आना इसका 6 वर्ष, 6 वर्ष तक, 6 वर्ष तक चुनाव प्रतिबंध हो गया। ये बात लिखी गई है 35 में। क्लियर हो गया 35। अब बात करते 36 की, 36 की। इसको थोड़ा सा से समझ लेते, धारा 36 में वैसे भी 36 का आंकड़ा ही होता है, तो अगर आपके साथ किसी के साथ नहीं बन रही है, 36 का आंकड़ा है तो कभी तो खत्म होगा ही। तो 36 में ये लिखा गया है कि मान लेते हैं, आप इसको ऐसे समझे कि आप एक टीचर हैं, क्लास में गए और किसी बच्चे ने शैतानी की और आप उसको है ना दंड दे देते हैं कि चलो आपको 10 मिनट तक धूप में हाथ ऊपर करके खड़ा रहना है, 20 मिनट या आधे घंटे तक, जितनी भी आप सजा देते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कितने निर्दयी हैं, उस आधार पर डिपेंड करता है। और आपने जितनी भी सजा दी उसको, फिर थोड़ी देर बाद में आपको लगेगा कि बच्चा है ठीक है, वापस बुला लेते हैं, नहीं आ जाओ, पूरा आधा घंटा हुआ ही नहीं, आपने 15 मिनट में उसको वापस बुला लिया। ये बात कहाँ पे लिखी गई है? 36 में। क्या ऐसा लिखा गया है? हाँ, लगभग ऐसा ही लिखा गया है। इसका मतलब है निर्हरताएं अयोग्यताएं हटाए जाना, निर्हरताएं व अयोग्यताओं का हटाया जाना।
देखिए इसका मतलब ये है, ये मेरे हिसाब से तो काम का है नहीं परीक्षा के लिए, बस थोड़ा बहुत ऐसे याद रखना कि 36 में ऐसा कुछ लिखा गया है। इसमें ये लिखा गया कि मान लेते हैं कि आपको 6 वर्ष के लिए चुनाव में प्रतिबंधित किया था 35 के तहत कि आप 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ोगे। फिर राज्य सरकार को लगा कि कोई विशेष कारणों के आधार पर कि नहीं साहब, ऐसे जो ये सदस्य हैं इनकी ये जो अयोग्यता 6 वर्ष वाली खत्म करते हैं और 4 साल की रखते हैं, और आप या 5 साल की रखते हैं, अगले चुनाव में आप चुनाव लड़ लेना। ये जो सारी जो रिलैक्सेशन जो छूट दी गई है, ये छूट 36 में है। परीक्षा के लिए एज सच मुझे कोई काम का खास लगा नहीं, फिर भी आप देख लेना। अब धारा 37 की बात करते हैं। 37 में शपथ के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। शपथ मैं वापस स्पेशली बोल रहा हूं उन स्टूडेंट्स को जो पहली बार ये क्लास विजिट कर रहे हैं, आपको पीछे सारी धाराएं डिटेल से पढ़ाई गई हैं, ये केवल रिवीजन की क्लास है। धारा 37 शपथ। 2-3 बातें याद रखनी है यहाँ पे शपथ में। पहली बात तो आप याद रखनी है कि शपथ है ये लगभग इसका जो ड्यूरेशन है ये 1 मास का होगा। 1 मास का मतलब आज आप सदस्य चुने गए हैं तो आपको 1 महीने में शपथ लेनी होगी। पहली बात तो शपथ किसके सामने लेनी पड़ेगी, या तो कलेक्टर साहब के सामने, कलेक्टर के, या कलेक्टर मान लेते नहीं है कलेक्टर ने किसी और को ऑथराइज किया है, एडीएम साहब को, एसडीएम साहब को, किसी को भी, आप उनके सामने भी शपथ ले सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो शपथ किसके सामने ली जाएगी? कलेक्टर या कलेक्टर के द्वारा ऑथराइज किसी पर्सन के सामने। और कितने समय में ली जाएगी? तो इसकी जो अवधि है वो साहब 1 मास है, 1 महीने। तो आपको ऐसे नहीं साहब आज सदस्य बने ना, आपने 3 महीने तक शपथ ही नहीं ली, आपको लेनी पड़ेगी। अगर नहीं ली तो आपको हटाया जा सकता है। पर साथ में यह भी लिखा गया कि इस 1 माह में 3 समय काउंट नहीं होंगे। या तो आप उस समय आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत, मान लेते हैं जेल में बंद आपको कर रखा था, धारा भारतीय संविधान का आर्टिकल 22(4) में ऐसा लिखा गया है कि किसी व्यक्ति को अपराध से पूर्व ही, आप मान लेते हैं कि चुनाव हो रहे थे, लगा पुलिस को कि यह आदमी चुनाव में गड़बड़ कर सकता है, खड़ा तो हुआ है, तो निरोध में उसे गिरफ्तार कर लिया, वो चुनाव जीत गया, अभी उसको छोड़ा नहीं, अंदर ही है वो, और 1 महीने से ज्यादा उसको अंदर रख लिया, फिर छोड़ दिया। तो ये 1 महीने जो अंदर था ये अवधि, अब ऐसा नहीं साहब इसने तो शपथ ली नहीं तो हटा दो, क्योंकि वो अंदर था। दूसरा, कोई निरोध या कोई राजनीतिक बंदी के रूप में अंदर है, या कोई जेल में बंद है, तीनों अलग अलग स्थितियां हैं, अभी समझाने का उसका ज्यादा कोई खास पर्पज है नहीं। उस समय में ये जो 1 माह की अवधि है ये काउंट नहीं होगी, पिछली क्लास में आपको ठीक से बताया था। अब है धारा 38। तो 37 में क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे? आप शपथ किसके सामने लेंगे, कितने समय में लेंगे, किसके सामने, कलेक्टर सामने, और कितने समय में लेंगे। तो समय अवधि 1 मास लिखी गई है, और 1 मास के समय में 3 समय वो काउंट नहीं किए जाएंगे, या तो आप बंदी थे, निवारक निरोध में थे, या राजनीतिक कैदी थे। अब बात करते हैं धारा 38 में। 38 में लिखा गया है त्यागपत्र दिया जाएगा। तो सदस्य, यहाँ पे केवल सदस्यों का त्यागपत्र की बात है। धारा 38 में ये लिखा गया कि सदस्य जो अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देंगे, धारा 38 और 38 में ये लिखा गया कि जो सदस्य मेंबर हैं वो अपना त्यागपत्र किसको देंगे? अध्यक्ष को देंगे। आपको पता है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नोटिस के फॉर्मेट में दिया जाएगा। और आपको साथ ही साथ पिछली क्लास में ये भी बताया था कि जो अवधि है वो 15 डेज होगी, 15 दिन की अवधि होगी। धारा 39 में 38 में ऐसे कोई खास नहीं, बस सदस्यों के त्यागपत्र के बारे में लिखा गया है। धारा 39 में आपका देखना कि सदस्यों को किस प्रकार से हटाएंगे, किस प्रकार से हटा सकते हैं। तो हटाने के लिए आपको सबसे पहले तो याद रखना कि हटाने के लिए कुछ आधार हैं, और उसके बाद में हटाने की जांच है। तो हटाने के आधार क्या क्या हो सकते हैं? लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि या तो शपथ नहीं ली, या फिर निर्योग्यता हो गई, अर्थात कोई सदस्य थे वो भारतीय नागरिक अब रहे नहीं, या फिर उनका आचरण ठीक नहीं रहा, तो फिर उनको हटाया जा सकता है। ये बात किस में लिखी गई है? ये बात 39 में लिखी गई है। फिर क्या ऐसे ही हटा देंगे? क्या नहीं, ऐसे नहीं हटाएंगे। तो जांच करवानी पड़ेगी, और जांच ऐसे हर किसी से नहीं करवाएंगे, एक राज्य स्तरीय अधिकारी से जांच करवाई जाएगी। और जब जांच चल रही होती है उस समय वो अपना प्रॉपर कार्य करते रहेंगे, यूनिक साहब उनको निलंबित कर दिया। ये बात समझ में आ गई? तो दोनों धारा एक बार आपको वापस बता देता हूँ, 38 और 39।
38 में तो ऐसा त्याग पत्र दिया जाएगा। आप इतना याद रखना कि सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देंगे, अध्यक्ष को देंगे। 39 में ये लिखा गया कि किस प्रकार से सदस्यों को हटाया जाएगा, हटाया जाएगा। तो हटाए जाने के कुछ आधार हैं और कौन जांच करेगा, तो आधार क्या क्या हटाने के बताएं। हटाने के आधार या तो ऐसा हो सकता है कि उन्होंने शपथ नहीं ली, ये आधार है, एग्जाम में याद रखेंगे आप लोग, शपथ नहीं ली तो हटाया जा सकता है। दूसरा आधार क्या हो सकता है, भ्रष्ट आचरण कर लिया हो, गलत तरीके से कोई आचरण किया हो, या अन्य कोई निर्योग्यता अयोग्यता उसमें आ गई हो। जैसे आपको पता है कि उनकी उम्र तो कम हो नहीं सकती, जो है वो तो पहले ही हो गई, अब वो नागरिक नहीं रहे, पागल हो गए, दिवालिया हो गए, या और भी कुछ प्रॉब्लम हुई, तो या उन पर कोई दहेज का मुकदमा लग गया इस प्रकार, या कोई अन्य मुकदमा लग गया, तो उनको हटाया जा सकता है। ये बात किस में लिखी गई, ये बात 39 में लिखी गई है। अब 40 तो आप लोगों को याद है, कैसे याद है। 40 में मैंने आपको बताया था कि मान लेते हैं कि इस बार कोई सदस्य है, अभी आप सदस्य बने और आपने कोई बड़ा घोटाला कर दिया, कोई गबन किया, तो क्या आपका कार्यकाल पूरा होने के बाद भी जांच की जा सकती है क्या, यस की जा सकती है। ये बात किस में लिखी गई है, 40 में। तो 38 समझ में आ गया, 39 समझ में आ गया। अब बात करते हैं 40 की। इसमें इसका हेडिंग है कार्यकाल पूर्ण होने के बाद भी कतिपय अभिकथनों की जांच। देखिए हेडिंग तो बहुत बड़ी है, पर इसमें ऐसे कुछ खास है नहीं जो आपको याद रखना है। इतना याद रखना है कि मान लीजिए किसी सदस्य ने अपना काम किया, गलत काम किया, और उनका कार्यकाल पूरा हो गया, 5 साल पूरी हो गई, और अब 5 साल के बाद पता लगा कि अरे उन्होंने तो गबन किया था, तो क्या जांच शुरू की जा सकती है, यस की जा सकती है। दूसरी बात, मान लेते कि एक सदस्य ने 5 साल पूरे कर लिए और दूसरे बार भी चुन गए 5 साल के लिए, इस कार्यकाल में कोई गड़बड़ करी थी इन्होंने, तो क्या इस कार्यकाल में जांच शुरू हो सकती है, यस। ये बात किस में लिखी गई है, ये बात धारा 40 में लिखी गई है। क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है कि अगर कोई सदस्य जिसने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया हो, तो कार्यकाल पूर्ण करने के बाद भी अगर उसने किसी भी प्रकार की गड़बड़ करी हो, उसकी जांच की जा सकती है। कब, या तो कार्यकाल पूरा होकर अपने घर हैं, दोबारा चुने ही नहीं गए तो भी जांच शुरू की जा सकती है, या कार्यकाल पूरा होने के बाद दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए तो भी। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं धारा 41 की, 41 की। 41 वाली बात वही पहले वाली बात रिपीट होगी जिसमें अपन ने धारा 35 में पढ़ा था, वो बात 35 और 41 की लगभग सेम, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। तो धारा 41, इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा कि एक सदस्य का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद भी क्या उस पर अभिगत जांच शुरू की जा सकती है, आप कहना की जा सकती है। ये बात किस में लिखी गई है, ये बात 40 में लिखी गई है, 40 में लिखी गई। क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट बात, धारा 41। धारा 41 ये कहती है कि अगर किसी सदस्य को मान लेते कि हटा दिया हो, 39 के तहत, 39 में क्या लिखा गया था, सदस्यों को हटाया जाना, अर्थात एक मेंबर को किस प्रकार से हटाया जाएगा। आप तनाव नहीं लीजिए, मैं वापस आपको याद करवाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं दिक्कत खड़ी करनी है, वापस से बैक कर लीजिए, क्योंकि 1-1.25 घंटे की ये भी क्लास है, और इसको आप अगर सुनते हैं तो 1-1.25 घंटे में सुनिए आराम आराम से इस क्लास को। अगर आप इतनी देर इस क्लास को सुन लेते हैं, एक बार और सुन लिया, एक बार और सुन लिया, 3 घंटे में, 1 घंटे में पहले वाली क्लास, 3-4 घंटे में 50 तक एक टॉपिक तो पूरा हो गया है। तो इसलिए बिल्कुल भी ऐसे इस बर्डन नहीं लेना कि यार ये याद नहीं होंगी, याद हो जाएंगे आसानी से, अपन इसको खूब आसान करके पढ़ रहे हैं। 41 में क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि अगर किसी सदस्य को हटा दिया, और हटाने वाली बात कहां पे थी, 39 में है, कि अगर किसी सदस्य को पद से हटाया गया है तो 6 साल के लिए चुनाव का प्रतिबंध होगा। ये बात अपने ऑलरेडी पहले भी कर ली है, 6 ईयर तक। तो क्या है 41 में कि धारा 39 के तहत हटाए गए सदस्यों पर अब क्या निर्योग्यता हो जाएगी,
याद रखना है 6 वर्ष तक चुनाव का प्रतिबंध होगा। और मजे की बात, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो और इससे संबंधित कोई चुनाव प्रतिबंध पूछे, मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, सारे नहीं, 99% यही है कि उसमें जो चुनाव प्रतिबंध है वो 6 ईयर का आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? ये होगी धारा 41 आपके याद। तो अभी तक अपन ने 26 में क्या पढ़ा? निर्वाचन। अब थोड़ा सा आप कंसंट्रेट कीजिए, मैं याद करवाता हूँ। 26 में अपन ने क्या पढ़ा कि निर्वाचन में किस प्रकार से मत दिया जाएगा। तो आपको पता है कि निर्वाचन में मतपत्र के माध्यम से दिया जा सकता है या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से दिया जा सकता है। दूसरी बात, प्रोक्सी वोट नहीं लगेंगे और 2 वोट नहीं डाले जा सकते। इसके बाद में धारा 27 में लिखा गया कि आकस्मिक रिक्तियां किस प्रकार से भरी जाएंगी। तो आपको ध्यान रखना कि आकस्मिक रिक्तियां उप निर्वाचन के माध्यम से भरी जाएंगी। सदस्य शेष कार्यकाल के लिए आएंगे और जिस पद से हैं उसी, जिस वर्ग से हैं, आरक्षित वर्ग से, वही आरक्षित वर्ग वाले आएंगे। 28 में निर्वाचन अपराधों के बारे में याद आपको नहीं करना, निर्वाचन अपराध क्या होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अपन ने बता दिया कि आरपीए में लिखे गए हैं। 29 दोनों ने भ्रष्ट आचरण किया था। भ्रष्ट आचरण रिश्वत हो सकता है, सामाजिक बहिष्कार हो सकता है, धार्मिक प्रतीकों के आधार पर वोट हो सकते हैं, धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर वोट मांगे जा सकते हैं, या इसके अलावा कोई अन्य कोई जैसे जो सरकारी कर्मचारी उनका दुरुपयोग या किसी विशेष सुविधा दी जा सकती है वोटर को, ये सारा भ्रष्ट आचरण है। 30 में आपको बता दिया कि निर्वाचन की जो याचिका है वो कोर्ट में नहीं जाएगी अगर चुनाव के पहले की कोई बात है तो। 31 में है निर्वाचन की याचिका कोर्ट में जाएगी, कितने दिनों में जाएगी, तो आपको पता है कि 1 मास में चली जाएगी। 32 में लिखा गया है कि मान लेते हैं कि आप उससे खुश नहीं हैं तो आप ऊपर हाई कोर्ट में जा सकते हैं। 33 में यह लिखा गया है कि अगर सभी सदस्यों को चुनाव को अपास्त घोषित कर दिया जाए, सभी सदस्यों को, उस समय में ऑब्वियस सी बात है कि अपास्त की स्थिति में राज्य सरकार नगरपालिका को भंग कर देगी। इसके बाद 34 में आदेश और विनिश्चय की अंतिमता के बारे में लिखा गया है। इसका मतलब ये जिला न्यायालय ने जो आदेश दे दिया वो या हाईकोर्ट ने जो आदेश दे दिया वो अंतिम होगा। 35 में लिखा गया कि निर्योग्यताएं, अहर्ताएं, निर्योग्यताएं, क्या क्या निर्योग्यताएं हो सकती हैं, कितना प्रतिबंध हो सकता है कि धारा 28 और 29 के तहत अगर कोई निर्योग्य घोषित होता है तो 6 वर्ष का चुनाव प्रतिबंध होता है। 36 में यह लिखा गया है कि किस प्रकार से किसी सदस्य की निर्योग्यता को हटाया जा सकता है, कम किया जा सकता है। 37 में शपथ के बारे में, शपथ किसके सामने, कलेक्टर के सामने, कितने दिनों में, तो आपको 1 मास का पता है, और अगर शपथ नहीं लेते तो हटाया भी जा सकता है। उस 1 मास की अवधि में 3 समय काउंट नहीं किए जाएंगे अगर कोई राजनीतिक बंदी है, जेल में बंद है या फिर निरुद्ध किया गया। धारा 38 में त्यागपत्र के बारे में लिखा गया है, सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देंगे, कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नोटिस के साथ में देंगे, नोटिस की अवधि 15 दिन की होगी। इसके बाद में 39 में सदस्यों को हटाया जाना, हटाए जाने के कुछ आधार हैं, 3 आधारों पर अपने बात करी है। सबसे पहले शपथ है या कोई निर्योग्यता हो जाए या फिर आचरण अच्छा नहीं हो, राज्य स्तरीय जांच समिति जांच करेगी। और दूसरी बात यह कि अगर कार्य चल रहा है, कार्यकाल, तो उनका चलता रहेगा, एक बार जब तक नहीं हटा दिया जाए कार्य करते रहेंगे। 40 में है कि कार्यकाल पूर्ण होने के बाद भी कुछ जांच की जा सकती है, और वो या तो कार्यकाल पूर्ण होने के बाद में दोबारा निर्वाचित हो गए या निर्वाचित नहीं हुए, दोनों स्थिति में अगर आपने कुछ गलत किया तो वापस से जांच की जा सकती है। 41 में ये लिखा गया कि अगर सदस्य हटा दिए तो उनकी निर्योग्यता कितने साल की होगी, तो 6 वर्ष के लिए चुनाव प्रतिबंध हो जाएगा। अब बात करते हैं 42 की। 42 में आपको मैंने याद किया था कि 2 जगह फोटो नहीं खिंचवा सकते, फोटो तो एमएलए और एमपी है, ये नगरपालिका के सदस्य बन गए, इनको एक सीट छोड़नी पड़ेगी। अब मैंने आपको पिछली क्लास में भी ये बताया था कि यहां से एक बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव डिटेल का क्वेश्चन बनेगा, आपको इसको याद रखना अच्छे से कि 42 में 2 लास्ट में आ रहा है फोटो में आप ऐसा याद रखना कि कोई भी सदस्य दोनों जगह फोटो नहीं खिंचवा सकता। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं 43 में मैंने बताया था कि या तो अध्यक्ष या सभापति या मेयर कितने दिनों तक अनुपस्थित रह सकते हैं, तो 1 माह तक वो छुट्टी ले सकते हैं। देखिए विधानसभा में 60 दिन की अवधि है, यहाँ पे 1 महीने की अवधि है कि मैक्सिमम आप कितने दिनों अनुपस्थित रह सकते हैं, 1 माह तक, और लास्ट छुट्टी कितने दिन ले सकते हैं, 6 माह तक, याद रखना। तो 43 की बात करते हैं, 43 बस थोड़ा सा और रहा हुआ है, याद हो जाएगा। 43 यहाँ पे लिखा गया है अध्यक्ष या सभापति या तीनों की बात की, या मेयर, महापौर,
ये अधिकतम कितने दिनों तक अनुपस्थित रह सकते हैं? अनुपस्थित 1 माह। आपको मैंने बताया कि ऐसे याद रखना कि ये स्कूल से इनका नाम कितने दिनों में काटा जा सकता है? 1 माह में काटा जा सकता है। और अगली बात आपको ये बताई कि ये लास्ट छुट्टी कितने दिनों तक सैंक्शन करवा सकते हैं? 6 माह तक करवा सकते हैं। अर्थात 1 माह तक अगर अनुपस्थित हो गए तो ठीक है, इसके बाद उनको हटा दिया जा सकता है। और अगर इन्होंने छुट्टी ली है तो कितने दिनों की अधिकतम छुट्टी ले सकते हैं? 6 महीने की ले सकते हैं। ये बात किस में लिखी गई? 33 में। अब 44 में वही बात वापस रिपीट है कि अध्यक्ष का जो चुनाव है वो जिला न्यायालय में चैलेंज हो जाएगा। 44 में क्या लिखा गया है? ये बात आप लोगों को समझ आ गई कि 43 की वापस बताऊं, इसमें लिखा गया कि मान लो कोई अध्यक्ष है और वो बिना बताए एब्सेंट हो गया, कितने दिनों तक हो सकता है? 1 महीने तक एब्सेंट हो सकता है। 1 महीने ज्यादा अगर एब्सेंट हुआ तो उनको हटा दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, मान लेते कि कोई अध्यक्ष है, वो बता के एब्सेंट हुआ तो कितने दिनों तक हो सकता है? 6 माह तक उसकी छुट्टी हो सकती है। लास्ट 44 44 इसमें कि जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष उनका जो चुनाव है, अध्यक्ष का चुनाव वो चैलेंज किया जा सकता है, उसको चुनौती दी जा सकती है, चुनौती। और चुनौती कहां पे दी जाएगी? जिला न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। बात समझ आ गई? और जिला न्यायालय है इस मामले का निस्तारण अपने अधीनस्थ के माध्यम से भी करवा सकते हैं। तो 44 में आपको याद रखना है कि जो अध्यक्ष हैं 44 में अध्यक्ष का चुनाव है, आप जिला न्यायालय में चैलेंज कर सकते हैं और या तो जिला न्यायाधीश खुद या अपने अधीनस्थ के माध्यम से उसका निपटान कर सकते हैं। तो 44 में क्या है? अध्यक्ष का चुनाव। अध्यक्ष के चुनाव पर याचिका, अध्यक्ष के चुनाव पर याचिका कहां पे लगाई जा सकती है? जिला न्यायालय में। जिला न्यायालय में। बात समझ में आ गई? और या तो जिला न्यायाधीश खुद या फिर अपने अधीनस्थ के माध्यम से निपटान करवा सकते हैं। क्वेश्चन ये पूछेगा कि एक अध्यक्ष के चुनाव को चुनौती कहां पे दी जा सकती है? तो वहां पे आपको ऑप्शन एक हाई कोर्ट में मिल सकता है। और अपन क्या खुद से दिमाग लगा लेते हैं, हाँ अध्यक्ष थोड़े बड़े हैं तो इसलिए हाई कोर्ट में चला जाएगा, गलत बात। इसके बाद में 2 मिनट के, आपको 5 मिनट के बचे हैं। 45 में क्या लिखा गया था? मुख्य नगर पालिका के कृत्य। अब आपको मजा आएगा इनमें। 45 से 50 तक, 44 तक हो गया। एक बार रिपीट करते हैं। 40 में क्या है? कार्यकाल पूर्ण होने के बाद भी जांच की जा सकती है। 41 में लिखा गया कि धारा 39 के तहत हटाए गए सदस्यों की नियोक्ता 6 वर्ष होगी। 42 में कि एमएलए एमपी हैं वो नगरपालिका के सदस्य, नगरपालिका के एमएलए एमपी एक साथ नहीं रह सकते। ये तो व्यवहारिक भी, एक एमएलए कैसे नगरपालिका के सदस्य और दोनों एक साथ पद रख सकते हैं। 43 में कि अध्यक्ष सभापति है या मेयर है, जो भी कोई है, तीनों ये 1 महीने तक एब्सेंट हो सकते हैं, अधिकतम अवकाश 6 माह तक ले सकते हैं। 44 में कि अध्यक्ष के चुनाव को चैलेंज कहां पे किया जा सकता है? जिला न्यायालय में किया जा सकता है। 45, अब ये 50 तक बहुत आसान है, 1 मिनट के हैं। 45 मुख्य नगरपालिका के कर्तव्य। इसमें यह लिखा गया कि एक नगरपालिका है, इनके कर्तव्य क्या क्या होंगे, कार्य क्या क्या किए जाएंगे नगरपालिका के। बात समझ में आ गई? मुख्य नगरपालिका के कृत्य। तो मैंने आपको बताया था कि ये आपको थोड़ा सा देखना है, जो अपने टेलीग्राम पे जो पीडीएफ डाला वहां पे आप देख सकते हैं। मुख्य नगरपालिका कृत्य, खूब सारे कार्य हैं। नगरपालिका अपने एरिया में सारे काम करेगी, वो चाहे सफाई का काम हो, चाहे लाइटिंग का काम हो, चाहे एजुकेशन का काम हो, चाहे आवारा पशुओं का मैनेजमेंट हो, ठोस अपशिष्ट प्रबंध मैनेजमेंट हो, सारे काम नगरपालिका के द्वारा किए जाएंगे। किसमें लिखा गया? 45 में। अब है 46 है अन्य कार्य। अन्य कार्य क्या क्या हो सकते हैं? पर्यावरण से संबंधित संरक्षण हो सकता है, बागवानी संबंधित कार्य हो सकता है, आपदा प्रबंधन हो सकता है, या कोई बीमारी है उसके लिए टीकाकरण की व्यवस्था हो सकती है। ये काम अन्य कार्य है। तो अन्य कार्य, आप जब भी आप ईओ लगेंगे या आरओ लगेंगे तो आप लोग इनसे ये काम रोज आपको फेस करने हैं। बहुत वाइड एरिया है, बहुत पावर है इसमें, इसका मतलब सारे काम आप लोगों को करने हैं। इसके बाद 47 में ये लिखा गया कि राज्य सरकार चाहे तो अन्य कार्य भी दे सकती है।
तो 47 में आपको याद रखना कि राज्य सरकार अगर चाहती है, राज्य सरकार, तो आपको अन्य कार्य भी सौंपे जा सकते हैं कि आप अन्य कार्य भी कीजिए। ये 47 में। 48 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य लिखे गए कि अध्यक्ष क्या करेंगे और उपाध्यक्ष क्या करेंगे। तो कार्य कार्य है यहाँ तो सारे के सारे। 48 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य। इसके बाद में आपको याद रखना कि 49 में, 49 आपके लिए ईओ के कार्य, मुख्य नगर पालिका जो अधिकारी है उनके क्या कार्य हैं। तो 49 में आपको याद रखना कि ईओ के कार्य, ईओ अगले पेज पे लिख देते हैं आपके कार्य। पहले इतना याद कीजिए। सबसे पहले याद रखना कि मुख्य नगर पालिका कार्य, कि नगर पालिका के मुख्य कार्य क्या क्या होंगे। 46 में अन्य कार्य क्या क्या होंगे। 47 में राज्य सरकार चाहे तो कुछ अन्य कार्य असाइन कर सकते हैं। 48 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के क्या कार्य होंगे। और 49 में, 49 में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के कर्तव्य, मुख्य नगर पालिका अधिकारी के कर्तव्य। बात समझ में आ गई। 50 में है कार्यभार को सौंपना। 50 में अलग अलग कार्यभार सौंपना। 50 कार्यभार सौंपना। अब आप लोगों को लगेगा कि यार ये लास्ट वाला समझ में नहीं आया, लास्ट वाले में कुछ है नहीं। 45 में, 45 में ये है कि नगर पालिका के मुख्य कार्य क्या क्या होंगे। मुख्य नगर पालिका कार्य, ये आप चाहो तो मैंने टेलीग्राम पे इसका फोटो खींच के भेजा है, इसी में जो लिंक दिया हुआ नीचे उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसमें उस फोटो को पढ़ लीजिए, उसमें नगर पालिका करते लिखे गए, पूरा नहीं पढ़ना आपको। और 46 में अन्य कार्य क्या क्या हो सकते हैं। तो अन्य कार्य जो लास्ट क्लास में डिटेल से बताया था, पर्यावरण को लेकर है, इम्यूनाइजेशन को लेकर है, बागवानी को लेकर है, ये सारे कार्य। 47 में राज्य सरकार चाहे तो अन्य कार्य भी सौंप सकती है। 48 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या कार्य होंगे। और 49 में ईओ के कार्यों के बारे में लिखा गया है। आपके कार्य फोरनो जाते ही चौके नहीं मारने लग जाना आपको। 50 में कार्यभार को सौंपना, कैसे सौंपा जा सकता है। ये 50 तक आपकी धाराएं फिनिश हो गई है। अब देखिए एक बार रिवीजन करते हैं, थोड़ा सा आप कंसंट्रेट कीजिए, करेंगे 50 से लेके कोशिश करते हैं कि अपन 1 तक आपके दिमाग में कुछ धाराएं दिमाग में आ जाएं, याद हो जाएं। तो सबसे पहले जो अपन ने धारा पढ़ी वो 50 में याद कीजिए 50-50 अलग हो जाएगा, कार्यभार को सौंपना, ठीक है। 49 में आपके कार्य अर्थात मुख्य नगर पालिका अधिकारी के कार्य 49 में। 48 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के क्या कार्य होंगे। 47 में है कि अन्य कार्य चाहे तो राज्य सरकार सौंप सकती है नगर पालिका को। 46 में अन्य कार्यों के बारे में लिखा गया है। देख 47 में अन्य कार्य सौंपे जा सकते हैं राज्य सरकार के द्वारा, और 46 में ऑलरेडी कार्य मेंशन किए गए हैं कि क्या कार्य होंगे। 45 में मुख्य नगर पालिका के कृत्य क्या क्या होंगे, वो कार्यों के बारे में लिखा गया है। 44 में अध्यक्ष के चुनाव के बारे में लिखा गया कि अध्यक्ष का चुनाव जिला न्यायालय में आप चैलेंज कर सकते हैं, और जिला न्यायालय या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ के माध्यम से इसको निस्तारण कर सकते हैं। 43 में लिखा गया कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष या सभापति या मेयर ये अधिकतम अनुपस्थित है, वो 6 माह तक रह सकते हैं, अवकाश 1 माह तक। 42 में लिखा गया कि एमएलए एमपी है वो नगर पालिका के सदस्य एक साथ नहीं बने रह सकते। 41 में लिखा गया कि 39 के तहत अगर किसी सदस्य को हटा दिया जाता है तो निर्योग्यता 6 वर्ष की होगी। 40 में लिखा गया कि कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी कतिपय अभिकथनों की जांच की जा सकती है। 39 में कि सदस्यों को हटाए जाने के कुछ आधार लिखे गए हैं, 3 आधार, और राज्य स्तरीय अधिकारी के द्वारा जांच की जाएगी। 38 में लिखा गया कि किस प्रकार से त्यागपत्र सदस्य हैं वो अध्यक्ष को देंगे। 37 में शपथ के बारे में लिखा गया कि कलेक्टर को शपथ दी जाएगी, शपथ कलेक्टर के द्वारा दिलाई जाएगी, और इसकी जो समयावधि है वो 30 दिन की है। 36 में है निरर्हताओं का हटाया जाना, अर्थात राज्य सरकार चाहे तो कुछ अयोग्यताओं में कमी की जा सकती है। 35 में है निरर्हताएं हैं या अयोग्यताएं हैं वो क्या क्या है। तो आपको पता है कि 28-29 के तहत अगर किसी को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो 6 वर्ष का चुनाव प्रतिबंध हो जाएगा। 34 में कि आदेश और विनिश्चय की अंतिमता, अर्थात जिला न्यायालय का आदेश
ऐसी स्थिति में सर्वो सर्वे होगा जब हाईकोर्ट में अपील नहीं करी हो, पर अगर हाईकोर्ट में अपील कर दी तो हाईकोर्ट का निर्णय अंतिम होगा। 33 में लिखा गया है कि सदस्यों का जो चुनाव है, अगर सभी सदस्यों का चुनाव अपास्त कर दिया जाता है तो उस स्थिति में क्या होगा, राज्य सरकार नगरपालिका को भंग कर देगी, खत्म कर देगी, विघटन कर देगी। 32 में लिखा गया है कि जो जिला न्यायालय है उनके विरुद्ध आप अपील करना चाहें तो आप हाईकोर्ट में कर सकते हैं। 31 में लिखा गया है कि निर्वाचन की याचिका जिला न्यायालय में आप लगा सकते हैं। 30 में लिखा गया है कि जो जिला न्यायालय है, डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट्स हैं, जिला जो न्यायालय हैं, 30 में लिखा गया है कि जो भी न्यायालय हैं उनमें आप याचिका नहीं लगा सकते चुनाव से संबंधित। 29 में लिखा गया है कि भ्रष्ट आचरण क्या होता है, कि किस प्रकार से भ्रष्ट आचरण है, भ्रष्ट आचरण की कई कैटेगरी बटी हुई है। 38 में लिखा गया है कि किस प्रकार से निर्वाचन की अपराध होंगे। 37 में लिखा गया कि आकस्मिक रिक्तियां किस प्रकार से भरी जाएंगी। 26 में लिखा गया कि किस प्रकार से निर्वाचन में मत देने की रीति होगी। 25 में फिर निर्वाचन के बारे में है। 24 आप पुख्ता निर्हरताओं के बारे में है। 23 ध्वनियान और विस्तार आदि पर प्रतिबंध की बात करते हैं। 22 में यह लिखा गया कि किस प्रकार से आप 2 स्थानों चुनाव एक साथ नहीं लड़ सकते। 21 के में कुछ विशेष योग्यताओं का उल्लेख किया गया। 21 में कुछ योग्यताओं के बारे में लिखा गया। 20 में लिखा गया कि कोई भी अधिकारी होते हैं वो संसद पदीय कर्तव्य अगर भंग करते हैं तो क्या सजा होगी। 19 में यह लिखा गया कि आप जो भी इंप्लॉइज होते हैं वो चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे। उसके बाद में 18 में चुनाव अधिकारियों के बारे में लिखा गया कि स्थानीय पदाधिकारी उपलब्ध करवाए जाएंगे। 16 और 17 2 अधिकारियों के बारे में उल्लेख करते हैं। 15 आपके मिथ्या घोषणा के बारे में उल्लेख करता है। 14 में निर्हरताओं के बारे में। 13 आपके निर्वाचन नामावली से संबंधित है। 12 में किस प्रकार से आप कार्यभार को प्रत्याशित सौंप सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं। 11 में निर्वाचन संबंधित बात है। 10 में वार्डो उदाहरण लिखा गया। 9 में वार्डो के बारे में लिखा गया है। 8 में बताया गया कि किस प्रकार नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम का जो कार्य अध्यक्षों के माध्यम से किया जाएगा। 7 में फिर कार्यकाल के बारे में लिखा गया है। और 6 में उसके बारे में स्ट्रक्चर क्या होगा उसके बारे में लिखा गया है। 5 में गठन और निगमन के बारे में लिखा गया है, कहाँ पे नगर पालिका होगी, कहाँ पे नगर परिषद होगी, कहाँ पे नगर निगम होगा। 4 में लिखा गया कि इस अधिनियम की कुछ जो छूट है वो विशेष प्रदान की जा सकती है अगर चाहें तो किसी नगर पालिका। 3 में लिखा गया कि किस प्रकार से नगर पालिकाओं का गठन और परिसीमन होगा। 2 कुछ परिभाषाओं से संबंधित है। और 1 में लिखा गया कि किस प्रकार से संक्षिप्त नाम, इसका विस्तार होगा और किस तारीख को शुरू किया जाएगा। उससे पहले आपको मैंने बताया कि नगर पालिका जो एक्ट है इसमें टोटल 17 चैप्टर हैं, 344 धाराएं हैं और 6 अनुसूचियां हैं। यहां तक आपके फिनिश हो गया होगा। आई होप आप लोगों के याद भी हुआ होगा। ठीक है, तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, अपन कर लेंगे इसको तैयार। आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए नेक्स्ट क्लास हो सकता है कि अपन आज या कल शाम को आपको नेक्स्ट क्लास भी आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। अब मैं लास्ट में तो ये बोलूंगा आपको कि आप लोग जितना कर रहे हैं मोटिवेट ना कर दीजिए। अब आपके लिए अगर इतना टाइम निकाल के इतना कुछ किया जा रहा है तो आप लोगों की तो जिम्मेदारी इतनी कि आप थोड़ा सा इसको शेयर करेंगे तो ये बहुत एक बड़ी संख्या हो सकती है, ताकि मुझे भी लगे कि मैंने कुछ बहुत बढ़िया काम किया या बहुत अच्छे से मैं करवा रहा हूँ। क्योंकि इस क्लास को जैसे 3-4 हज़ार लोग देखते हैं कि 1-2 को भी शेयर करें तो ये संख्या सब्सक्राइबर की संख्या कई हजार हो सकती है। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोग कर सकते हैं तो कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।